हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 7 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी रिटर्न्स गवर्नमेंट्स लिस्ट फॉर प्रोबेबल डीजीपी वांट्स टू मोर टू बी एडिड। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या है कि महाराष्ट्र के डीजीपी को, दैट इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंटमेंट करना है। तो यूपीएससी ने क्या किया है कि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन को रिटर्न किया है और उनको बोला है कि आप इस लिस्ट में 2 और लोगों को ऐड कीजिए। सिंपल बात यह है कि यूपीएससी मतलब कि क्या करेगी, एक डीजीपी को, महाराष्ट्र के डीजीपी को अपॉइंट करना है और गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंड किए कि हाँ, इस बंदे को आप डीजीपी अपॉइंट करो। लेकिन फिर यूपीएससी ने ये बोला है कि नहीं, आप इसमें 2 और लोगों के नाम दो और उन 3 में से हम सेलेक्ट करेंगे कि हम किसको डीजीपी की अपॉइंट करेंगे। फाइन। इसके अलावा यूपीएससी ने ये भी बोला है कि हमें हर एक ऑफिसर्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए, साथ में जो उनके अगेंस्ट और कोई पेंडिंग इंक्वायरीज हैं उन सब की डिटेल्स भी हमें चाहिए। फाइन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर आप किसी भी डीजीपी को अपॉइंट करते हो तो उससे पहले आपको यूपीएससी से कंसल्ट करना है थ्रू फॉलोइंग गाइडलाइंस। फाइन। तो इसीलिए यूपीएससी से कंसल्ट किया जा रहा है वाइल अपॉइंटिंग द डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। फाइन। तो अभी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कंसर्न है कि उन्हें पहले क्या करना पड़ता है, यूपीएससी को नेम्स भेजने पड़ते हैं 3 महीने पहले। फाइन। तो सब अब आपको समझ में आ गया होगा इतना कि हमें पहले क्या करना होता है, यूपीएससी को नेम्स भेजने पड़ते हैं, वो भी 3 महीने पहले अगर कोई डीजीपी रिटायर हो रहा है। फाइन। इसके अलावा यूपीएससी फिर क्या करती है, एक पैनल बनाती है 3 ऑफिसर्स का कि इन 3 ऑफिसर्स में किस ऑफिसर को हम डीजीपी की पोजीशन पे अपॉइंट कर सकते हैं। फिर वो उनको मेरिट पे जज करती है, सीनियरिटी के बेसिस पे जज करती है, फिर देखती है कि कौन बंदा डीजीपी की पोस्ट के लिए बिल्कुल सही रहेगा और फिर अपॉइंट करती है। फाइन। तो स्टेट क्या करती है, इमीडिएटली वन ऑफ द पर्सन को शॉर्टलिस्ट करती है, जो यूपीएससी शॉर्टलिस्ट करता है। फाइन। सिंपल बात यह है कि हर एक मतलब कि जो डीजीपी है वो रिटायर होने वाला होता है, तो उससे पहले ही 3 महीने पहले क्या होता है, जो वो पर्टिकुलर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूपीएससी को 3 बंदों का नाम भेज देती है और फिर जो यूपीएससी है वो कुछ देखती है, मतलब कि मेरिट के अकॉर्डिंग, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जज करती है कि किसे हमें कंसीडर करना चाहिए डीजीपी की पोस्ट के लिए। फाइन। ऑब्जेक्टिव ये कि हम क्या करें, पुलिस ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरवेंशन बाय अवॉइडिंग फेवरिज्म एंड नेपोटिज्म। क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस में भी काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म चलता है, लोग अपने भतीजे को क्या करते हैं जब पुलिस ऑफिशियल अपॉइंट करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो पावर है वो हमने यूपीएससी को दे रखी है। फाइन। इसके अलावा 2006 जजमेंट में ही ये काम आया था। फाइन। तो आप देख सकते हो पुलिस वैसे तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में बोला था कि 7 मेजर गाइडलाइंस है अगर आपको स्टेट पुलिस फोर्स में रिफॉर्म करना है। उनमें से क्या थी, एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है अगर हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी है। इसके अलावा हमें जो डीजीपी को अपॉइंट करना है वो मेरिट के बेसिस पे करना है और मिनिमम जो उसका टेनर होना चाहिए 2 साल होना चाहिए। इसके अलावा सेपरेट पुलिस फंक्शन होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। हाँ, सो गाइस, आई होप आपको ये फर्स्ट न्यूज़ समझ में आई होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। एक सेकेंड। यस, WHO ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क्स फॉर डिफरेंट फूड कैटेगरीज। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है, देखो फूड एंड सेफ्टी की जो न्यूज़ होती हैं वो या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर हो जाती हैं। फाइन। तो अभी क्या है, WHO ने, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ग्लोबल बेंचमार्क्स एस्टेब्लिश किए, मतलब कि वर्ल्ड वाइड उनको हमें फॉलो करने पड़ेंगे कि किस फूड्स में सोडियम का कितना लेवल होना चाहिए, मतलब नमक का कितना लेवल होना चाहिए डिफरेंट वेरियस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। फाइन। तो फूड में आपको पता है डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें सोडियम का कितना लेवल होना चाहिए, तो WHO ने उसका जो बेंचमार्क है, मतलब जो लिमिट्स हैं उनको सेट की है। WHO ने रिकमेंड किया है सॉल्ट या जो सोडियम का जो डेली इंटेक होना चाहिए वो 5 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जो मोस्टली पीपल हैं वो सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करते हैं और उसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लोग क्या हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक हाई बीपी हो गया एंड मैनी मोर अदर डिजीज। ठीक है। और लोग जो है अराउंड मोर देन डबल दिस अमाउंट को कंज्यूम करते हैं। अब आपको सोडियम के बारे में पता होना चाहिए, सोडियम एक नेसेसरी नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म है, मतलब कि ये आपकी बॉडी में नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है, हेल्दी प्लाज्मा और आपके नर्वस सिस्टम की हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ये नेचुरली फाउंड आउट भी किया जाता है रेंज ऑफ फूड्स में, जैसे मीट में, डायरी में, लेकिन ये काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्पेशली प्रोसेस्ड फूड्स में, जैसे अगर आप चिप्स देख लो, स्नैक्स देख लो, ब्रेड्स या कॉन्डिमेंट में से। ठीक है।
अगर आप इनटेक ज़्यादा करते हो सोडियम का तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि अगर हम सॉल्ट के इनटेक को थोड़ा सा मतलब लिमिट करते हैं तो हम नियरली 2.5 मिलियन डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम डेली जो सॉल्ट कंजप्शन है उसको कट डाउन करते टू द रिकमेंडेड लेवल। फाइन, अब जरा हम देखते हैं डैश। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है गाइस, मे बी आपको याद नहीं होगा, एक सेकेंड। यस, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। डैश क्या होता है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये एक ईटिंग प्लान है सो दैट हम अपने जो हाई ब्लड प्रेशर है, जो हाई बीपी है, उसको कंट्रोल कर सकें। डैश जो डाइट है वो मेनली उस पर फोकस करती है कि हमें ऐसे फूड्स को इनटेक करना चाहिए जिसको सोडियम कम हो, या फिर वैसे फूड्स हमें इनटेक करना चाहिए जो पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम्स में रिच हो, एंड दैट न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट न्यूज़ है मैंडेटरी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू द UDID पोर्टल। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी की एक नोटिफिकेशन इशू की गई है अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जिसके अंदर हर एक स्टेट्स और हर एक यूनियन टेरिटरीज़ के लिए मैंडेटरी बना दिया है कि उन स्टेट्स को डिसेबल्ड पर्सनस को सर्टिफिकेट ग्रांट करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड के थ्रू, ओनली यूजिंग द UDID, दैट इज़ अ यूनिक डिसेबिलिटी ID। मतलब जो भी डिसेबल्ड पर्सन है अब उनके पास एक अपनी एक प्रॉपर ID होगी, यूनिक ID होगी, जिसे यूनिक डिसेबिलिटी ID दी है, और ये जो स्टेट्स है वो खुद ग्रांट करेंगी ऑनलाइन मोड के थ्रू। फाइन, इससे क्या होएगा, हम ये सर्टिफिकेट्स को कंप्लीट डिजिटाइजेशन कर सकते हैं और हम एक पैन इंडिया जो वैलिडिटी है उसको अचीव कर सकते हैं, सो दैट जो डिसेबल पर्सन है वो सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को असेस कर सकें। फाइन, ये जो हमने ये जो प्लान बनाया है वो एक हमने लाइन में किसके इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये स्ट्रेटेजी एशिया और पैसिफिक रीजन में यूज़ की जाती है, तो इन्हीं के लाइन्स के अकॉर्डिंग हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। फाइन, इसके अलावा और क्या क्या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक है असेसिबल इंडियन कैंपेन, ये हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। इसमें हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं सो दैट डिसेबल्ड पर्सन ईजिली यूज़ कर सके। एक है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लियंसेस। ये स्कीम इसलिए सो दैट हम क्या कर सकें, हम कुछ एड्स और डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सके टू डिसेबल्ड पर्सन। एक है सुगम्य पुस्तकालय, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है फॉर डिसेबल्ड पर्सन। रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करते हैं डिसेबल्ड पर्सन को हायर एजुकेशन में भी, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी 4% रिजर्वेशन हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फाइन, इसके अलावा इंडिया सिग्नेटरी है किस किस में, UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड इसके अलावा एक मिनट, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा नीचे, यस। इसके अलावा इंडिया कहाँ सिग्नेटरी है, डिक्लेरेशन ऑन फुली पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एक है बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, जो काम करता है कि किस तरह से हम डिसेबल पर्सनस को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकें, उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें और उनको राइट्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, एक सेकेंड, यस। Agriculture Ministry formulates special Kharif strategy to attain self-sufficiency in production of the pulses। तो गाइस ये आप समझ चुके होंगे ये न्यूज़ कहाँ पे कवर होगी, एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगी। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है सो दैट हम पल्सेस की प्रोडक्शन में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। तो इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट हुई हैं जरा हम देख लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूटिलाइज़ करेंगे और इन सीड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट हम क्या कर सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें पल्सेस की थ्रू द इंटरक्रॉपिंग एंड द सोल क्रॉप। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे सो दैट वो इफेक्टिव वे में इनको इम्प्लीमेंट कर सकें और हम फार्मर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। अब हमारी इंडिया में पल्सेस के बारे में क्या स्टेटस है हम जरा देख लेते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है ओवरऑल वर्ल्ड में, और वर्ल्ड की 25% प्रोड्यूसेस हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, इसलिए हम इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करते हैं। 14% जो हमारा इंपोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंडिया करता है। पल्सेस कंट्रीब्यूट करता है हेल्दी सोयल्स को, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। फाइन, पल्सेस किसका पार्ट होते हैं, लेग्यूम फैमिली का, और ये विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स, फाइबर्स एंड डाइटरी प्रोटीन होती हैं। इंडिया में जो पल्सेस हैं वो मेनली रेजिडुअल क्रॉप को एज अ रेजिडुअल क्रॉप कंसीडर की जाती हैं, और ये कहाँ स्पेशली ग्रोन होती है, स्पेशली
वहाँ एरियाज़ में ग्रो होती हैं जो मेनली रेन पे डिपेंड रहते हैं, मार्जिनल और लेस फर्टाइल लैंड्स में, और बहुत ही हम कम फोकस करते हैं वहाँ पे पेस्ट या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। ठीक है, हमारी कंट्री में जो मेजर पल्सेस क्रॉप है वो कौन कौन सी हैं? रेड ग्राम मसूर की दाल होगी, तूर दाल, अरहर दाल, चीक पीक दाल, ब्लैक ग्राम, उड़द बीन, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल, लेंटिल और मसूर दाल। ठीक है, जो माइनर पल्सेस है वो कौन कौन सी होगी? राजमा हो गया हमारा, अदरपी, काउपी छोले हो गए, हॉर्स ग्राम, मोठ और केसरी दाल। फाइन, अब हमारे इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं सो दैट हम अपनी इंडिया में पल्सेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें? सबसे पहले है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज। ये स्कीम हमने 2004 से लेकर 2013 के बीच में उठाई थी। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस है, जिसमें हमने की एक इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके अलावा एक्सेलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम, नाम से समझ में आ रहा है, सो दैट हम पल्सेस की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बूस्ट करें। अंडर द NFSM पल्सेस हम क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, सो दैट हम एक पल्सेस सीड्स हब क्रिएट कर सके, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, सो दैट हम एक अच्छा सीड्स भी यूज़ करके पल्सेस को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट है इंडिया फिस्कल्स, एक सेकेंड यार, इंडिया फिस्कल्स रिस्पॉन्स टू कोविड कंजर्वेटिव नीड लास्ट स्टिमुलस रिपोर्ट। तो गाइस अभी आपको पता है कोविड के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी? इकोनॉमी में। अभी एक रिपोर्ट आई दैट इज़ द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19, और ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। फाइंडिंग्स ये हैं कि जो सेकेंड वेव आई है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है पहले वेव से, और ये कहाँ कहाँ पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा? वर्क पे, इनकम्स पे, फूड सिक्योरिटी पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया, अगर हम एक्शन लेने में फेल हो जाए तो इससे हम शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं वो चलती रहेंगी, और लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स के जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, जिस वजह से वेलफेयर गेंस बहुत कम हो जाएंगे, पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो जाएगी, और जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं हम उनको खो देंगे, कैन लेड टू पावर्टी ट्रैप। सिंपल बात है, आप देख सकते हो लोगों की कितनी डेथ हो रही है। ह्यूमन खुद में एक कैपिटल होता है, अगर ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो आप कैपिटल कैसे बिल्डअप करोगे ना? तो हम कहीं ना कहीं पावर्टी ट्रैप में फंस जाएंगे। रिकमेंडेशन यही है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? 5.5 लाख करोड़ रुपये से एक स्टिमुलस पैकेज देना होगा, सो दैट हम क्राइसिस के साथ डील कर सकें। हमें फ्री राशन एक्सटेंड करने होंगे अंडर द PDS एटलीस्ट 2021 के एंड तक। हमें 3 महीने के लिए 5,000 रुपये कैश ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे जो वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं। इसके अलावा मनरेगा स्कीम को जो 100 डेज़ की होती है उसको हम 150 डेज़ तक एक्सटेंड करना चाहिए, और कुछ वेजेस भी बढ़ाने चाहिए। हमें एक पायलट मतलब एक स्मॉल स्केल पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च करना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा बुरी तरह हिट हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में, दिल्ली जैसे में। इसके अलावा सेंटर को अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ानी चाहिए ओल्ड एज पेंशन्स में, एटलीस्ट 500 रुपये बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा कोविड की वजह से जो लोग हार्डशिप फेस कर रहे हैं उनको हमें 5,000 रुपये महीना देना चाहिए 6 मंथ्स के लिए, आंगनवाड़ी या फिर आशा वर्कर्स को। फाइन, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज़ द डोर स्टेप बैंकिंग। अभी क्या है, कुछ पेंडेमिक की वजह से कुछ चैलेंजेस आए हैं, तो उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इकट्ठे आए हैं, और उन्होंने एक न्यू कंपनी बनाई है जिसमें वो एक बैंकिंग सर्विसेज आप लोगों को डोर स्टेप से प्रोवाइड करेंगे। ये जो कंपनी है वो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स को उन्होंने अपने साथ लाई है, मतलब कि एंगेज किया है, जो एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंडर ऑपरेट करेंगे, और आपको होम्स पे मतलब आपके घर पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको अभी आप देख रहे हो कि बैंक्स में भी पूरा स्टाफ नहीं आ रहा है, काफ़ी कम स्टाफ आ रहा है, तो मेनली आपको अगर आपको कैश की ज़रूरत है, कैश विड्रॉल इज़ द ओनली फाइनेंशियल सर्विस जो आपको अभी प्रोवाइड की जा रही है बैंक्स में। नॉन फाइनेंशियल सर्विस जैसे चेक पिकअप, अकाउंट स्टेटमेंट, ये अभी ऑफर नहीं की जा रही है। फाइन, नेक्स्ट है लंपी स्किन डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? पोक्स वायरस की वजह से होती है, जो कैटल्स और बुफेलो को इफेक्ट करती है, और ये स्प्रेड होती है थ्रू द ब्लड ट्रांसमिशन बाय द मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड आइज। ह्यूमंस इस डिजीज़ के रिस्क पे नहीं होते। इस डिजीज़ से क्या होता है, अगर किसी भी बुफेलो को या गाय को ये डिजीज़ हो जाती है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स को भी इकोनॉमिक लॉसेस झेलने को मिलते हैं। इस डिजीज़ का करंटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस स्प्रेड को। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है इसको एज अ नोटिफाइबल डिजीज़। नेक्स्ट है मिली सेकेंड पल्सेस। अभी क्या जो ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने 8 मिली सेकेंड पल्सेस को डिस्कवर किया है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? विद इन द डेंस क्लस्टर ऑफ स्टार, जिसको ग्लोबुलर क्लस्टर बोला है। जो मिली सेकेंड पल्सेस हैं दे आर द मोस्ट रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार प्रेजेंटली नोन टू द मैन। फाइन, नेक्स्ट है
HRCT काफ़ी पढ़ रहे होंगे कोविड में, दैट इज़ अ हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक वाइडली यूज टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जैसे CT स्कैन होता है लंग्स का, तो हम लंग्स की क्या सीन है उसको हम मतलब कि इमेज करते हैं, लाइक उसको मैग्नीफाई करते हैं। फाइन। जो हेलिकल CT होता है उससे के कंपैरिजन में जो HRCT है वो क्या करता है, एक नैरो बीम कोलिमेशन को यूज़ करता है, जिसकी वजह से लंग्स की जो इमेजेस होते हैं, लंग्स का जो पैरेन्काइमा की जो इमेजेस होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज होती हैं। इस प्रोटोकॉल से क्या होता है, एक्सट्रीमली जो HD इमेजेस आती हैं लंग की, एल्वियोला की, एयरवेज की, इंटरसिस्टम एंड पल्मोनरी वेसल, ठीक है। सिंपल बात है कि बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजेस आती हैं। जो एक्सपायरेशन इमेजेस होती हैं दे असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग कि जो पेशेंट्स को लंग डिजीज़ है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे एयर ट्रैप हो रहा है। नेक्स्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। आपको पता ही होगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु के कहाँ पे, अन्नामलाइज में है। ये पलक्कड़ गैप के साउथ में लोकेटेड है इन द साउथ एंड वेस्टर्न घाट्स। जो रिजर्व फॉल किया विद इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन क्लेम। बाकी आपको पता नहीं, यहाँ पे 6 डिफरेंट इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, मलाई मलासार, कड्डार, मलासर, मुद्दुवन, पुलायर, इल्लावर, ठीक है। जो भी आप नाम अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कुछ न्यूज़ में एनिमल्स थे। वाइट एबेलोन, ये यूनिक सी स्नेल है। इनका जो फ्लैश होता है, मतलब जो इनका मांस होता है, ये काफ़ी डेलिकेट होता है। और एंड द पोलिश सेल, इसको हम मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। दे आर थ्रेटेंड विद द एक्सटिंक्शन। हिस्टोरिकली ये पैसिफिक ओशन में पाए जाते थे। हुलू गिबोन, ये जो अभी एक सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा एक स्टडी की गई है, जिसमें बोला है कि इंडिया के पास वेस्टर्न हुलो गिबन है, जो कि एक अनदर स्पीसीज़ हैं जिसे हम ईस्टर्न हुलो गिबन, जो अभी इंडिया में नहीं पाए जाते। हुलो गिबन स्मॉल एप्स होते हैं एंड इट्स द ओनली एप्स प्रेजेंट इन द इंडिया। ये अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं इंडिया में। IUCN इसकी रेड लिस्ट का है, एंडेंजर्ड। फाइन। तो गाइस यहाँ पे जो 7th मई के डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।